स्टैक पॉइंटर रजिस्टर डिस्कस कर लिए थे, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर डिस्कस कर लिए थे. टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंडेक्स, इंस्ट्रक्शन एंड memory address and memory buffer register. Now before discussion, what do you think, what is index, what is the term word index का मतलब क्या है? अब जो इंडेक्स रजिस्टर हम लोग पढ़ेंगे उसके पहले ये इंडेक्स वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स बेसिकली जब आप बुक पढ़ते हैं, कोई स्टैंडर्ड कोई बुक होता है, उसमें दो सेक्शन होता है. फ्रंट में देयर इज ए कंटेंट सेक्शन एंड एंड ऑफ द बुक देयर इज ए इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर कंटेंट्स. यानी इंडेक्स और कंटेंट में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या लगता है आपको? एंड विच वन इज मोर efficient way to allocate yourself to the destination? कौन ज्यादा efficiently आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, कंटेंट पेज या इंडेक्स पेज? इंडेक्सिंग यहाँ पर किया रहता है. हाँ चलो, वहां पर सबसे मेन बेनिफिट क्या है इंडेक्स का? कंटेंट पेज में चैप्टर नेम दिया रहता है और सब टॉपिक्स मेंशन होता है, लेकिन हाँ चलो हाँ बता रहे हैं, चैप्टर से आप अगर किसी एक चैप्टर में अगर 20-25 पेजेज है तो 20-25 पेजेज में आपको फ्लिप करके देखना पड़ेगा कोई टर्मिनोलॉजी अगर आपको सर्च कर रहे हैं तो. किसी पर्टिकुलर, सपोज सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन इज द चैप्टर अंडर विच देयर आर सीपीयू, इट्स कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, एफपीयू, रजिस्टर्स, सो मेनी कंपोनेंट एंड टर्मिनोलॉजी इज देयर. अब आपको एफपीयू या नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट को अगर जानना है, चलो नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट आपको एफपीयू जहां पर होगा वहां पर मिलेगा, लेकिन बिफोर रीचिंग दैट पर्टिकुलर लोकेशन यू हैव टू फ्लिप सेवरल पेजेस. बहुत सारा पेज फ्लिप करना होगा, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली एलोकेट योरसेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर पेज वेयर द कंटेंट्स, एक्चुअल कंटेंट्स इज अवेलेबल विच यू वांट टू बी सर्च. तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी को आप सर्च करना चाह रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजी आपको इंडेक्स पेज से डायरेक्टली एलोकेशन मिलता है. यानी इंडेक्स जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, देयर इज ए पेज नंबर, यानी देयर इज ए टर्मिनोलॉजी, टॉपिक नेम और टर्म नेम एंड उसके ठीक बाद में आपका पेज नंबर दिया रहता है. तो हाँ, तो पेज नंबर कंटेंट्स में रहता है. हो सकता है कि आपका कोई जो सब टॉपिक है उसके अंदर वो टॉपिक हो, टॉपिक का मतलब जैसे कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट को आप राहुल कुमार म्यूट करो. Now, any query you have, then raise the hand. तो उस केस में आपका क्या है, क्या बोल रहे थे? हाँ, इंडेक्स रजिस्टर, यानी इंडेक्स आपका जो काम कर रहा है वही इंडेक्स रजिस्टर का भी काम है. वहां जो चीज आपको कन्वीनियंस, आपको जो सुविधा मिलती है वही इंडेक्स रजिस्टर से भी सिस्टम को मिलता है. इंडेक्स से क्या सुविधा मिलता है? इंडेक्स से ये सुविधा मिलता है कि यू directly allocate yourself on that particular page where the particular terminology or terms are available. तो आप अगर कंप्यूटर यानी कंट्रोल यूनिट को देखना चाह रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट पेज नंबर 126 में है, तो 126 में लिखा गया है, तो आप डायरेक्टली 126 को ओपन करेंगे और वहां पर वो टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेंगे. हाँ, ये हो सकता है कि 126 के पहले 10 पेज हो और बाद में 20 पेज हो, ठीक है ना, और किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो 126 पेज में वो कंटेंट्स अवेलेबल हो जिसको आप सर्च कर रहे हैं. तो आपको उस 126 तक पहुंचने के लिए वेरियस पेजेस को फ्लिप करना पड़ेगा. तो कंटेंट में भी पेज नंबर दिया रहता है, लेकिन टॉपिक और सब टॉपिक का जो पेज नंबर दिया रहता है. सब टॉपिक के अंदर कोई टर्मिनोलॉजी होगा वो आपको उसका पेजिंग नहीं किया जाता है. उसका पेजिंग के लिए इंडेक्स इज देयर एंड इन इंडेक्स दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी holds certain page number and that is the offset of that particular, उसको आप बोल सकते हैं that is the offset, effective address, जो आगे हम लोग effective address terminology यूज करेंगे. आप थोड़ा सा इसको हम लोग प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप भी इंडेक्स यूज करते हैं. यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं
एक सर्टेन इंडेक्स को होल्ड करता है। इंडेक्स इन द सेंस कि अगर एक एरे बनाए तो यहाँ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट हैं, सारे लोग किसी एक एरे के ही पार्ट हैं। तो BSc IT 2124 दिस इज द एरे नेम सपोज। तो you all are the contents of that batch। तो कंटेंट मतलब कि हर किसी का कोई ना कोई डेस्टिनेशन यानी लोकेशन है जहां पर वो बैठे हुए हो। तो आपका जो एलोकेशन है वो क्या है, मेमोरी एड्रेस, जहां पर एज ए डेटा आप एलोकेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक सीक्वेंसिंग अगर हम 0 से इंडेक्सिंग शुरू करें तो 0 से लेकर और कहां तक जाएंगे, जहां तक हमारा साइज जो है वो सपोर्ट करता है। तो आपके अगर आपका जो है जो पर्टिकुलर एरे है उसका साइज 50 है, 60 है, तो 60 डेटा हम एलोकेट कर सकते हैं उसमें। सपोज इस क्लासरूम में अगर 70 चेयर्स है तो 70 स्टूडेंट्स को हम एलोकेट कर सकते हैं। हाँ, 71 एलोकेशन में दिक्कत होगा, लेकिन 10 को 5 को 70 से कम जितना चाहे उतना एलोकेट कर सकते हैं। इसलिए अगर 70 सीट्स है तो इसमें मैक्सिमम 70, मिनिमम 1 को भी एलोकेट कर सकते हैं, 10 को भी एलोकेट कर सकते हैं, 5 को भी एलोकेट कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर आपका जो इंडेक्स क्या काम कर रहा है, अगर हमको यहाँ से बोलना हो, चल तुम खड़ा हो जाओ, तुमको बोल दें हम एक काम दे दें कि जस्ट गिव मी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल राइट नाउ इन द क्लासरूम, तो क्या करेंगे आप, कहीं ना कहीं से आप काउंटिंग इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर काउंटिंग इनिशिएट उसी पर्टिकुलर लोकेशन से हम करते हैं प्रोग्रामिंग में जो पहले एलिमेंट को होल्ड करता है। तो 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, यानी यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट। आपको हर स्टूडेंट का जो है हेड काउंट करना पड़ेगा। तो वो हेड काउंट करने के लिए यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी कि whenever you have a list, then to perform any operation on the list you have to traverse, you have to visit that particular list of element at once। एक बार कम से कम उसको विजिट करना पड़ेगा, चाहे आप उस पूरे लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर हाईएस्ट जो आपका जो है कोई पर्टिकुलर फैक्टर को चेकआउट कर रहे हैं। जैसे अगर सारे स्टूडेंट में से अगर चेक किया जाए किसका 4 डिजिट का है, यानी कि मैक्सिमम किसका आईडी नंबर है, तो कंपेयर करेंगे आईडी नंबर से, ठीक है। तो आईडी नंबर से कंपेयर करके हम फाइनल करेंगे कि इस पूरे लिस्ट में से ये है, तो पूरे लिस्ट का होना पहले जरूरी है। बैठ जाओ, फिर उसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंडेक्स से क्या बेनिफिट होगा, ये जो पीडीएफ आपको हम शेयर किए थे, आप पढ़े होंगे अगर उस पीडीएफ को, तो वहां पर हमने एक एग्जाम्पल शेयर किया था जो एरे से रिलेटेड है। आप प्रोग्रामिंग इन सी में पढ़ेंगे एरे, और क्यों पढ़ते हैं एरे वो भी समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा उसको ब्रीफ करेंगे। हाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी आएंगे। अच्छा, इसमें नहीं है, ठीक है, शेयर कर। हाँ हाँ, वही चीज बता रहे हैं। तो इंडेक्स बेसिकली क्या बेनिफिट देता है, 1 मिनट। देखो, बेसिकली आप जब कोई एरे, एक क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी अगर 2 नंबर के बीच में हाईएस्ट वैल्यू निकालना है तो 2 वेरिएबल आप लेते होंगे। 3 नंबर से निकालना है तो 3 वेरिएबल लेंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर ये काम आपको 100 वैल्यू के बीच में करना है तो 100 वेरिएबल को लेकर कंपेयर करना सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। सपोज करिए, क्यों इंडेक्स का इंपॉर्टेंस है वो पहले समझना जरूरी है। सपोज करो कि हम अगर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए बी, हम अगर 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए बी सी, तो यहां तक तो फिजिबल है। लेकिन अगर हम इसको ए बी सी डी ई 5 वेरिएबल करते हैं, 5 वेरिएबल तक भी चलेगा। लेकिन अगर 5 से ऊपर एक्सीड करता है वेरिएबल, तो अगर 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल सपोज हम ले लेते हैं हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए बिग ले लिए। ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, एडिशनल एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ भी एक एडिशनल वेरिएबल ले लिए। यहाँ तक 5 तक तो फिजिबल है। 5 वेरिएबल को कंपेयर करना होगा, 4 लाइन का आपका कंपेयरिंग स्टेटमेंट होगा। लेकिन जैसे ही 5 से बढ़ेगा तब आपको एक स्ट्रक्चर का जरूरत होगा जिसमें, चूंकि ABCDE, ABC, AB all are similar types of data element, so you need a structure in which you maintain a similar type of data elements. So that structure name is what? That is the array. So array is a structure
in which we are keeping the similar types of data element. So if your data element is integer type, then that array contains the integer element. If your data element is of float type, then that array contains the float data variable. Are you getting the point? तो आपका array is what? Array is the container of similar types of data element. जैसे अभी अगर BSc IT 21-24 बैच को एज ए हम array मान लें, array name, तो इस array में क्या है, all the students are of similar बैच, इसी बैच से रिलेटेड है, कोई दूसरे कोर्स का यहाँ नहीं है. लेकिन यही चीज जब ब्रिज में था तो मिक्स था, उसमें बीकॉम भी था, बीबीएम था, बीबीए, बीसीए सब मिक्स था, बीएससी आईटी. लेकिन राइट नाउ अब जो आपका क्लास है, जो आपका स्ट्रक्चर, जो एरे आपको अगर फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट होल्ड कर रहे हैं. तो यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए लेस कॉम्प्लेक्स है, 3 वेरिएबल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, 4, 5 के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. लेकिन 5 से जैसे ही एक्सीड करेंगे 6, 7, तो सेम कंपेयरिंग आपको नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग सोल्यूशन क्या निकालते हैं कि ऐसा कोई वेरिएबल स्ट्रक्चर ले लें, सपोज एरे, जिसका साइज सपोज करते हैं हम 10, और ये 10 को हम 100, 100, 200 कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है इंटीजर के रेंज तक. तो ये 10 हम ले लिए, 20 ले लिए, 100 ले लिए, तो ये क्या हुआ, ये जो ABCD अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, उससे हम बच गए, हम एक ही नाम से यूज कर लिए सारे को. तो आप पूरे लोग क्या है, किसी एक बैच से नेम्ड हो गए. आपको अगर पूछना होगा कि हमको जिस क्लासरूम में आप बोलेंगे ना BSc IT का क्लास कहाँ चल रहा है, BSc IT सेशन 21-24, तो ये केवल एक ही नाम से आप उस क्लासरूम तक पहुंच गए, और जब उस क्लासरूम तक पहुंचे तो जहां वैकेंट सीट है वहां पर एलोकेट कर लिया अपने को. तो आपका वो जो क्लास नेम है वो क्या हुआ, एक नाम हो गया जिसमें बहुत सारे वेरिएबल बैठे हुए हैं. तो यहाँ पर भी ABCD 5 अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ा, ABC 3 वेरिएबल लेना पड़ा, AB 2 वेरिएबल लेना पड़ा. लेकिन 5, 10 तक तो सही है, 20, 25 अगर हमको 100, 200, 500 अगर वेरिएबल को होल्ड करना पड़े तो हमको ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. 500 वेरिएबल लेना और उसको हैंडल करना, कंपेयर करना, स्टेटमेंट हर के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा. तो अगर हम यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए प्रोग्रामिंग करें, तो इनिशियली सपोज करो कि बिग में हम रख देते हैं एक वेरिएबल, और केवल एक ही वैल्यू को चेक करना पड़ेगा. तो अगर हमारा इफ b इज ग्रेटर देन बिग, तो हम चेक कर लेंगे कि बिग हमारा क्या हो गया, बिग इक्वल टू b. अगर बिग से बड़ा नहीं है तो बिग में a ही रह गया. केवल इतना ही स्टेटमेंट लिया, उसके बाद क्या कर दिए, वी जस्ट प्रिंट, यानी प्रिंटफ बिग इज इक्वल टू या लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर बिग का जो है प्रिंट आउट हो गया. ठीक है. 2-3 वेरिएबल के केस में भी हम वही फॉर्मूला लगाए, बिग में पहले वेरिएबल को, 3 वेरिएबल में से बिग में पहले वेरिएबल को रख दिए. लेकिन अब 2 वेरिएबल आपका आ गया, 2 के केस में सिंगल को चेक करना पड़ा, क्योंकि एक को तो आप फाइनलाइज असाइन कर दिए हैं. 3 के केस में एक को असाइन किए, तो अब 2 को चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ पर फिर वही फॉर्मुलेट किए कि अगर बिग में जो स्टोर है वैल्यू उससे बड़ा है तो बिग का वैल्यू चेंज करेंगे. सिंपल इफ ले रहे हैं, सी अगर बिग से बड़ा है तो बिग में सी को चेंज करेंगे, और फाइनली हम बिग में जो भी है उसको स्टोर कर देंगे, यानी कि बिग इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर बिग का वैल्यू प्रिंट कर देंगे. तो बिग में या तो बी और सी ए से बड़ा नहीं होगा तो बिग में ए ही रह जाएगा, अगर बी बड़ा होगा तो बिग चेंज होकर बी असाइन हो जाएगा बिग वैल्यू, अगर बी नहीं सी आपका बड़ा होगा तो सी असाइन हो जाएगा बिग में. यानी फाइनली ये जब एग्जीक्यूट होगा तो बिग में क्या स्टोर होगा, एबीसी में से जो सबसे बड़ा होगा वही होगा. तो स्मॉल के लिए लेस देन चेक करेंगे, बिग के लिए ग्रेटर देन चेक करेंगे. हाँ बोलो सर. अगर बी भी बड़ा है और वो चेक किया, और सी जो है बी से बड़ा हो गया, हाँ तो ठीक है. जब बी बड़ा है तो बिग में आपने बी किया ना, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट तो आपका चेक होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर सी को चेक करेगा. जब बी बड़ा है बिग से तो बिग आपका क्या हो गया, बी हो गया. लेकिन सी भी आपका यही ना कहना, सी भी बड़ा है बी से, यानी तो फिर सी को चेक करेगा किससे, बिग से. बिग में क्या स्टोर है, ए या बी, बी स्टोर है, तो सी को बी से कंपेयर करेगा. सी अगर बिग से बड़ा है इसका मतलब है नया बिग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. तो फाइनली आपका बिग में क्या स्टोर हुआ, सी हुआ. ठीक है ना. तो वो एक एक स्टेप्स में चेक होगा. अब यही चीज अगर हम 5 वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, तो पहले वेरिएबल को रख दिए, इसके बाद 4 है तो इसका मतलब 4 बार लिखना पड़ेगा. अब सोच लीजिए कि अगर आप 50 वेरिएबल को कंपेयर करना होगा तो एक तो पहले वाले को तो स्टोर करेंगे, 49 टाइम्स यू हैव टू चेक आउट एंड कंपेयर द पर्टिकुलर वेरिएबल टू फाइनलाइज द बिग वैल्यू. तो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा.
1000 हो जाए, 500 हो जाए। तो इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर सी में भी लेना पड़ता है जिसका इम्पोर्ट, अब वहां पर लेने के बाद क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, तब आपका इंडेक्स क्लियर होगा कि वाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। तो अब बिग इक्वल टू ए हुआ, बिग इक्वल टू ए हुआ, तो अब हमको क्या चेक करना है, ये सिंपल समझ लीजिए कि आपको बी, सी, डी और ई, इन चारों को चेक करना है। तो अगर बी ग्रेटर देन बिग हुआ तो बिग में क्या स्टोर हो जाएगा, बी। अगर सी ग्रेटर देन बिग हुआ तो बिग में क्या स्टोर हो जाएगा, सी। अगर डी ग्रेटर देन बिग हुआ तो बिग में क्या स्टोर हो जाएगा, डी। अगर ई ग्रेटर देन बिग हुआ तो बिग में क्या स्टोर हुआ, ई। अब ये देखिए फाइनली हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं बिग इज इक्वल टू परसेंटेज डी बिग, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ रहा है आपका लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, तो ये 5 तक ठीक था, 10 तक मान लेते हैं चलेगा, 20, 100, 500 जब हो जाएगा वैल्यू, जैसे अभी आप इतने लोग हैं आपको कंपेयर करना होगा, तो हर एक वैल्यू जो होल्ड कर रहे हैं जो डेटा, हर को कंपेयर करना होगा। किसी एक को स्टैटिक करेंगे तो बाकी को चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका लाइन ऑफ कोड धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2 के केस में 1 को कंपेयर करना पड़ा, 3 के केस में 2 को कंपेयर करना पड़ा, 5 के केस में 4 को कंपेयर करना पड़ा। अब अगर हमारा 10 है तो उस केस में हाँ, लेकिन जब आप ये एरे में ले लेते हैं तो इसमें क्या लेते हैं, केवल एक काउंटर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, काउंटर वेरिएबल। तो एक वेरिएबल आप यहाँ काउंटर वेरिएबल ले लेंगे, सपोज आई। तो काउंटर वेरिएबल आई लेने से क्या हो गया कि अब आप लूप कंट्रोल यूज कर लेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, क्योंकि जो साइज होगा आपका एरे का उससे एक कम, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रहा है। अब ये आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, ये हम इंडेक्स के लिए ले रहे हैं। आई यहाँ पर इंडेक्स का काम कर रहा है, ठीक है ना, काउंटिंग का भी काम कर रहा है और इंडेक्स का भी। कैसे इंडेक्स का काम कर रहा है, तो अभी तक जो जितना भी लिखे, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर 0 से नहीं लेते हैं, अगर इसको हम 1 से लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला जो वैल्यू है उसको बिग में स्टोर करना पड़ेगा। तो पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू आपका A0 लोकेशन पर है, ठीक है ना, 1 नहीं है। 1 यहाँ कोई डेटा हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केवल लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो लोकेशन कैसे होता है उसको बताएंगे। और i इक्वल टू 1, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर केवल कंपेयर करना है कि इफ ai इज ग्रेटर देन बिग, देन बिग इज इक्वल टू ai, only this one. And finally we have to print printf big equal to परसेंटेज d, और यहाँ पर बिग को प्रिंट कर दिया। नाउ सी हियर, अब यहाँ पर 10 था, अगर हम 100 भी लेते हैं तो हमारा लाइन कंपेयरिंग एक ही होगा। ये कैसे हुआ, ड्यू टू इंडेक्स, यानी वी आर यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स में से एक इंडेक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्सिंग है उसको हमने स्टैटिक कर दिया, असाइन कर दिया एक वेरिएबल बिग में, और उसके बाद का जो इंडेक्स है A0 के बाद A1 से लेकर A9 तक जितने भी इंडेक्स पर आपका जो वैल्यू होल्ड हो रहा है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके लिए कंपेयरिंग स्टेटमेंट हमारा एक है। हम बार बार कंपेयरिंग स्टेटमेंट अलग अलग वेरिएबल के लिए जो पहले कर रहे थे अब नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ कोड आपका कितना हुआ, यहाँ 10 के लिए जितना लाइन लिखे हैं उतना ही आप 100 के लिए लिखेंगे, उतना ही 200 के लिए लिखेंगे, उतना ही 500 के लिए लिखेंगे। तो एक्चुअली यहाँ जो आप ऑपरेशन किए, यहाँ पर ये ऑपरेशन से क्या हुआ, आपने एक एरे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 हो गया। तो ये 10 हो गया, इसका मतलब है कि ये आपका एरे का 0th पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। अब ये एरे का डिफरेंट इंडेक्स पोजीशन है। तो एरे का 0 1 2 3, अब सपोज करो यहाँ कोई भी वैल्यू है, सपोज 20 15 12 1 3 90 92 45 49 32, डिफरेंट वैल्यू है। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होल्ड का, जैसे आपका आईडी डिफरेंट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ जो बैठे हैं उनका आईडी और दूसरे नंबर पर बैठे हैं उसका आईडी सेम सीक्वेंस में हो। रोल नंबर सेम हो सकता है, तो रोल नंबर से आप बैठे नहीं होंगे, आप आईडी के हिसाब से कैटेगराइज किया जा सकता है कि किसका क्या आईडी है। क्योंकि रोल नंबर हो सकता है कि रोल नंबर 1 के बाद रोल नंबर 20 बगल में बैठा हो, उसके बगल में 24 बैठा हो,
तो आईडी सबका, आईडी के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं कि आईडी किसका किसका, कौन कौन आईडी किसके बाद बैठा है। तो आईडी को एज ए हम डेटा ले सकते हैं कि आईडी आपका डेटा हो गया, और वो एक इंडेक्स पोजीशन पर आपको एलोकेट कर रहा है, अलग अलग चेयर पर आप बैठे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कंसेप्ट क्या है कि आप जब मेमोरी में चेक करेंगे तो जैसे आपका एबीसी के लिए रैंडमली मेमोरी एलोकेट होता है टेम्पोरली, जैसे ए को कि ए में जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो रैंडमली कहीं एलोकेट होगा। अभी यहाँ क्या है कि ये जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है इसमें केवल हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एबीसी या एबी या एबीसीडी पहले इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ इनपुट नहीं लिए हैं, तो या तो आप उसको कॉन्स्टेंटली इनपुट ले लें, ए बी सी में असाइन कर दें, या उसको रन टाइम में यूजर इनपुट ले लें, यानी इनपुट इंटर 3 नंबर एबीसी के लिए %d स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज करके एबीसी यहाँ एबी यहाँ एबीसीडी इंटर करना। उसी तरह से लिस्ट भी पहले बनाना पड़ेगा। A10 आपका साइज का है तो पहले आपका लिस्ट क्रिएट होगा, उसके बाद कोई ऑपरेशन होगा। तो हम लोग केवल कंपेयरिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं। पहला चीज कि इसको डायरेक्टली आप प्रोग्राम ऐसा लिख कर उसको चेक नहीं करने लगिएगा, ना इसमें मेन लिखा गया है, ना इसका क्लोजिंग है, ना ओपनिंग है, केवल कंपेयरिंग स्टेटमेंट है कि कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग चेक कर रहे हैं कि कंपेयर करने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम एरे स्ट्रक्चर नहीं लेते तो 10 वेरिएबल यानी 9 वेरिएबल कंपेयर होता, 100 अगर डेटा को हमको कंपेयर करना है तो 99 वैल्यू हमारा कंपेयर होता, 99 अलग अलग वेरिएबल अलग अलग लोकेशन पर। एरे से क्या बेनिफिट हो गया कि यहाँ पर इंडेक्स जनरेट हो गया। अब जो पहला एलिमेंट है सपोज 20, तो इसका अगर एड्रेस है 1000 तो चूंकि ये एरे जो है, दिस एरे इज द कंटेनर ऑफ इंटीजर टाइप डेटा एलिमेंट। तो डेटा टाइप पढ़ाई हो गया होगा सी में? अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ठीक है, वो टोकन्स के बाद डेटा टाइप नहीं आएगा, कीवर्ड ये सारा चीज रिजर्व वर्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप इंटीजर डेटा टाइप का डेटा है कोई, तो इसका साइज होता है 2 बाइट 16 बिट आर्किटेक्चर में। तो आप जब टर्बो C++ यूज करिएगा तो वो 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, टर्बो C++, गोल्डन C++। लेकिन जब देव C++ पर आप रन करिएगा IDE तो वो 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो देव C++ में आपका इंटीजर का साइज क्या होगा? 32 बिट आर्किटेक्चर में इंटीजर का साइज 4 बाइट होगा। ठीक है ना, इंटीजर का साइज 4 बाइट होगा। इसको आप देख सकते हैं। बोलिए। कंप्यूटर 16 बिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। हाँ, तो वो है प्रोसेसर ही है ना कंप्यूटर। कंप्यूटर जो आप जो कंप्यूट करता है, आपका जो प्रोसेसिंग है उसको कंप्यूट करने वाला प्रोसेसर ही है ना। 16 बिट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर करते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज अगर हम यहाँ कोई फाइल पहले से बना हुआ फाइल सपोज करो, कि C++ में ही अगर देखते हैं तो C++ में इसको डाल दो, ठीक है। साइज ऑफ यहाँ पर आप डाल दीजिए, साइज ऑफ केवल डालिए इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप है तो हमको केवल साइज ऑफ इंटीजर डालना है, तो ये आपका रहना चाहिए, बाकी इंक्लूड है। ठीक है, तो यू जस्ट सी हियर int p इक्वल टू सपोज 10, एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर p का साइज अगर हमको प्रिंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि नाउ सी हियर साइज ऑफ क्लास, वो तो मैसेज है, साइज ऑफ क्लास की जगह साइज ऑफ इंटीजर लिखना है, तो दैट इज 4। ठीक है ना, दैट इज 4 बाइट। तो साइज ऑफ यहाँ पर लिख दीजिए इंटीजर, तो वो साइज ऑफ इंटीजर ही बताएगा, दैट इज तो मैसेज कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट।
बट व्हेन दिस पर्टिकुलर आपका देखिए, ये जो पर्टिकुलर आईडी है ये आपका 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। तो आपका जो, और अगर इसी प्रोग्राम को, सपोज जो प्रोग्राम हम लोग अभी ओपन किए थे, इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लें, लेकिन वो तो उस आईडी में ओपन होगा नहीं। तो अगर हम इसको टर्बो C++ कंपाइलर पर ओपन करेंगे, ठीक है, तो जस्ट सी हियर, व्हेन यू राइट सी हियर, अब चूंकि आप सी आपको पढ़ना है, तो सी में स्टूडियो आर्किटेक्चर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर लिखें void main और सिंपली यहाँ पर लिखें int p इक्वल टू 10 CLR SCR and printf size of p। तो यहाँ पर साइज ऑफ p निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, साइज ऑफ, ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्या, एक मिनट आ रहा है। साइज ऑफ के लिए आपका हेडर फाइल यहाँ पे यूज होगा, हैश इंक्लूड ओनियो यूज होगा आपका गेट ch, और इसके लिए कंसोल इनपुट आउटपुट, और साइज ऑफ के लिए DOS.h से भी होता है और आपका alloc.h से भी होता है, ठीक है। एवर अभी इसको 10 को यूज नहीं किया है। देखिए साइज ऑफ इंटीजर इज 2। तो व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग्स, बिकॉज आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर आपका जो है जो आपका कंपाइलर है वो भी ठीक है। तो 32 बिट आर्किटेक्चर में आपका इंटीजर का साइज 4 बाइट होगा और 16 बिट आर्किटेक्चर में इंटीजर का साइज 2 बाइट होगा। अब इसका आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि आपका जो रेंज है वो -2 टू द पावर n - 1 टू 2 टू द पावर n - 1 ये आपका रेंज है। तो अब ये n का वैल्यू आपको पता करना होगा 16 बिट है या 32 बिट है। अगर 16 बिट आर्किटेक्चर है तो इंटीजर का रेंज कितना होगा, इंटीजर का रेंज में मतलब n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ बिट। तो 16 बिट है तो -2 टू द पावर 16 - 1 कितना हो गया, -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 में से एक कम। तो आपका रेंज क्या होता है, -32,768 से एक कम होता है पॉजिटिव में से 32,767, क्योंकि 68 में -1 हो गया एक, तो 32,767। कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है 16 बिट में, तो कैरेक्टर का साइज 1 बाइट का मतलब हुआ 8 बिट। तो 8 बिट है, उसका रेंज आप यहाँ निकाल सकते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल वन, ये आपका यूनिवर्सल रेंज कैलकुलेटर है बोल सकते हैं आप। इससे आप यूनिवर्सल, अगर आप अनसाइंड इंटीजर अनसाइंड कैर की बात कर रहे हैं तो उसमें चेंज होगा, क्योंकि अनसाइंड में आपका निगेटिव को कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आप कैरेक्टर इंटीजर बोलते हैं वो साइंड इंटीजर साइंड कैर होता है, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू इंक्लूडेड रहता है। तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 1 बाइट बोल रहे हैं तो यहाँ पर कैरेक्टर का रेंज क्या होगा, -2 टू द पावर 7, 8 - 1 7 हो जाएगा। तो -2 टू द पावर 7 टू 2 टू द पावर 7 -1, तो कितना होता है रेंज, -128 से 127 तक, क्योंकि 128 में एक कम हो जाएगा तो 127 तक। तो n का वैल्यू आप चेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेंज ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग बोले कि अगर इंटीजर का साइज 16 बिट, इसलिए 16 बिट और 32 बिट दोनों ले लिए,
क्योंकि हो सकता है देव C++ कंपाइलर पर आप काम करेंगे तो वहां पर ये जो आपका बेस एड्रेस है उसमें 4 का इंक्रीमेंट होगा इंटीजर के लिए, और टर्बो C++ कंपाइलर पर काम करेंगे तो इसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो आपका अगर ये 1000 एज्यूम कर लो, अगर हमारा जो पहला जो हमारा एलिमेंट है उसका एड्रेस 1000 है, तो दूसरा का एड्रेस कितना होगा, कौन बताएंगे? हर बार जितना बाइट आपका एक ब्लॉक जितना बाइट रखता है उतना बाइट जुड़ता जाता है बेस एड्रेस में। तो ये 1000 है, तो दूसरा नंबर वाले का कितना होगा एड्रेस? और कोई बताइए। इंटीजर का साइज हम 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका टर्बो C++ कंपाइलर है, गोल्डन C++ कंपाइलर है, आपका ये जो देव C++ है ये IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये कंपाइलर नहीं है डायरेक्टली, ये आपका एक इन्वायरमेंट है जो इंटीग्रेट करता है पूरा आपका डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, विंडोज वर्जन में। एक्चुअल कंपाइलर आपका टर्बो C++, गोल्डन C++, ठीक है ना, वही है। तो अगर हम इंटीजर का साइज कितना होगा, 2 बाइट, हाँ बोलो, 2 बाइट होगा, तो ये 1000 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1002, ये कितना हो जाएगा 1004, 1006, 8, 10, 12, 14, 16, 18। टर्बो C++ हाँ 16 बिट आर्किटेक्चर, और नहीं तो फिर 4 बाइट बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब ये जो आपका एड्रेसिंग हुआ, ये एड्रेसिंग के लिए ये जो एड्रेसिंग हुआ, इस एड्रेसिंग के लिए हम इंडेक्स रजिस्टर को यूज करते हैं। अब इंडेक्स रजिस्टर का जब डेफिनेशन पढ़ेंगे समझ में आएगा। अगर हमारा सपोज करो कि एड्रेस ऑफ बेस एड्रेस, इसमें क्या होता है, जस्ट सी, बेस एड्रेस इज व्हाट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। व्हाट इज बेस एड्रेस, तो इट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो बेस एड्रेस यहाँ आप बोल सकते हैं, और एड्रेस ऑफ, इस केस में एड्रेस ऑफ A0, दैट इज कितना दिया हुआ है 1000 एज्यूम्ड है। ये हम लोग जब रन करते हैं प्रोग्राम तब मेमोरी एड्रेस पता चलता है कि क्या होगा, हमने एज्यूम कर लिया ये 1000 एड्रेस है बेस एड्रेस। तो अगर आपको पहला लोकेशन का एड्रेस पता है तो यू कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट। तो सपोज करिए कि आपको अगर एड्रेस ऑफ जस्ट एड्रेस ऑफ A5 इज व्हाट निकालना है, हाउ यू कैन फाइंड आउट, you can find out by the particular 3 basic elements। तो your basic elements क्या है, स्टैंडर्ड एलिमेंट यहाँ पर क्या क्या यूज होगा, जिसमें से एक हमको अभी पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या क्या स्टैंडर्ड एलिमेंट्स यूज होगा, पहला बेस एड्रेस। A5 का एड्रेस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हमारा एड्रेसिंग स्टैंडर्ड एलिमेंट होगा, एड्रेसिंग एलिमेंट बेस एड्रेस। दूसरा क्या होगा, इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ क्या है 5, यानी 5 को हम यूज करेंगे एज ए इंडेक्स। जैसे आपको बताया ना कि पेज नंबर में जाकर उस टर्म को आप पढ़ लेंगे, तो ये 5 आपका इंडेक्स है, तो हम इंडेक्स यूज करेंगे इसका एलोकेशन निकालने के लिए। तीसरा क्या यूज करेंगे, वर्ड लेंथ ऑफ डेटा, यानी आपका जो डेटा है उसका वर्ड लेंथ क्या है, यानी एक जो डेटा है एक ब्लॉक का वर्ड लेंथ क्या है 2 बाइट। इंटीजर के लिए कितना है 2 बाइट, कैरेक्टर के लिए कितना है 1 बाइट। तो अगर कैरेक्टर होता तो एक एक बाइट बढ़ता, 1000, 1001, 1002। फ्लोट होता तो 4 बाइट बढ़ता। ये हम टर्बो C++ कंपाइलर के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। आप अगर IDE की बात करेंगे तो वहां चेंज हो जाएगा, उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर है जिसके बेसिस पर हम A5 का एड्रेस निकालेंगे। जो आपका एड्रेस है वही है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो आपका यहाँ पर एड्रेस ऑफ A5 निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, वी जस्ट एड अप द कंटेंट ऑफ बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस प्लस W इंटू इंडेक्स या लोकेशन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका W का वैल्यू कितना है 2 बाइट। W इज द वर्ड लेंथ और वेट ऑफ द पर्टिकुलर डेटा। ईच ब्लॉक का वेट कितना है, तो हर ब्लॉक 2-2 बाइट का है। और I इंडेक्स आपका कितना है 5 है। और बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस इज 1000।
1000 इज द बेस एड्रेस। तो ये आपका हो गया 1000 प्लस 2 इंटू 5, फाइनली कितना हो गया 1000 प्लस 10, दैट इज 1010। नाउ सी A5 लोकेशन पर जो वैल्यू है उसका एड्रेस कितना है 1010। दैट मीन्स अब आप किसी भी 7 प्लेस का कोई वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 2 इंटू 7 करेंगे, क्योंकि हर प्लेस का वैल्यू आपका जो वेटेज 2 बाइट है, तो 2 इंटू 7 14 हुआ, तो 1000 में 14 ऐड कर देंगे तो 1014 हो गया। इसका मतलब कि इफ यू हैव बेस एड्रेस ऑफ एनी array then you can find out the address of any element। and अब यहाँ क्वेश्चन हुआ what is the need of that address, जो काम ऊपर अभी किए हैं AI, तो AI what, AI लोकेशन पर जो डेटा है उस डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो AI लोकेशन I का वैल्यू अगर 1 है तो A1 लोकेशन पर आपका 15 है, आपने बिग में क्या स्टोर कर दिया है 20, तो बिग में 20 है, 15 कंपेयर होगा, तो वेदर 15 इज ग्रेटर देन बिग, नो, तो बिग इज नॉट चेंज। तो नेक्स्ट पास क्या होगा, I का वैल्यू 2 हुआ तो 15 चेंज नहीं हुआ, यानी कि 15 के बेसिस पर बिग चेंज नहीं हुआ, बिग अभी भी 20 बना हुआ है। फिर I का वैल्यू जब 2 हुआ तो 2 पर क्या है 12, फिर 12 AI यानी A2 लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको बिग से चेक किए, बिग में क्या है 20, तो 12 क्या 20 से बड़ा है, नहीं है, तो बिग चेंज नहीं हुआ। तीसरा पास में I का वैल्यू कितना हो गया 3, अब I3 यानी A3 लोकेशन पर वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर जो एग्जांपल लिए हैं उसमें 1 है ना, तो 1 भी 20 से बड़ा नहीं है, तो बिग फिर चेंज नहीं हुआ, अभी भी बिग में 20 ही बना हुआ है। फिर I का वैल्यू 4 हुआ, अब ये वैल्यू जो I का बढ़ा रहे हैं हम 10 वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो 10 बार बढ़ेगा, अगर 50 वैल्यू के लिए करेंगे 50 बार बढ़ेगा। हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर यूजिंग इंडेक्स टू फाइनलाइज द आंसर, यानी वी आर यूजिंग इंडेक्स टू सेट अप द पर्टिकुलर न्यू बिग, नया बिग सेट करने के लिए हम इंडेक्स को यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स हियर। अगेन यहाँ पर इंडेक्स इज आल्सो यूज्ड टू जनरेटिंग द एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन। आपका कोई लोकेशन में A5 हम बोल रहे हैं, यानी इंडेक्स 5 है, तो इस 5 के बेसिस पर ये W मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 5 की जगह 6 बोल दें तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा, 7 बोल दें 7 मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब योर इंडेक्स इज यूज्ड along with some constant value, that is the base address का फिक्स हो गया वैल्यू, उस फिक्स एड्रेस का वैल्यू से हम हर बार क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को यूज करते हुए वेटेज के साथ न्यू इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर पा रहे हैं। ये चीज क्लियर है, ये चीज अगर क्लियर है आपको तब ये चीज आपका, हाँ ये चीज अगर क्लियर है तो अब ये लाइन आपको समझ में आएगा। इंडेक्स रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग के लिए यूज हो रहा है, क्लियर है कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। एड्रेस आपको चाहिए होगा, हर एलिमेंट का एड्रेस आपको चाहिए होगा, तो उस एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब आप बिग से AI को चेक कर रहे हैं तो I का वैल्यू 1 से शुरू होकर अप टू 9 तक जा रहा है, तो हर बार AI जो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, न्यू location where certain data is available and that data is used by you for comparison purpose, and after comparison you are in the position, yani your system is in a position to finalize whether there is need to change the big value big or not। तो अभी हम लोग देखें कि बहुत बार बिग आपका एज इट इज रह गया, आपका पासेस आगे बढ़ा, हर पास में क्या हो रहा है, एक डिसीजन मेकिंग हो रहा है, और उस डिसीजन मेकिंग में की रोल कौन प्ले कर रहा है, योर इंडेक्स is playing a vital role to finalize the decision, because वो इंडेक्स आपको हर एलिमेंट को विजिट करा रहा है, हर एलिमेंट को आप विजिट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस, जिसको ऑफसेट भी बोलते हैं, इफेक्टिव एड्रेस इसलिए बताया गया। उसके बाद जो फार्मूला हम लोग शेयर किए वो फार्मूला के लिए यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है, कैसे निकालते हैं इफेक्टिव एड्रेस। तो द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड इज द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है, कांस्टेंट आपका है बेस एड्रेस, आपका स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और उसमें आप इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट को यूज कर रहे हैं। तो सम ऑफ द कंटेंट्स, तो इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट आपका क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, उसको यूज कर रहे हैं किसके साथ, वर्ड लेंथ के साथ। उसका उस पर्टिकुलर एरे में जिस तरह का एलिमेंट आप रखना चाह रहे हैं, इंटीजर रखना चाह रहे हैं तो इंटीजर के साइज के हिसाब से, फ्लोट रखना चाह रहे हैं तो फ्लोट के साइज के हिसाब से आप यूज कर रहे हैं।
So your index is used for generating the effective address of the particular element, because to finalize any decision you need a effective address. Suppose अगर हमको, तुम्हारा क्या नाम है, अभी यहाँ से जितने लोग हैं उसमें कोई स्पेसिफिक पूछा जाए कि कितने लोग चश्मा लगाए हैं और पहला कौन है जो चश्मा लगाया है, यहाँ से इनिशियलाइज हुआ, तो सबसे पहला आयुष का नाम आएगा। इधर नहीं, हम इधर से शुरू कर रहे हैं। तो अगर वो पहला नंबर उसका आएगा, इसका मतलब क्या है, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए उसके लोकेशन तक जाना पड़ा। यानी कि टू फाइनलाइज द डिसीजन ओवर आयुष, the particular cursor move one by one and visit each and every element and compare the structure, characteristics, behavior, and then finalize that a particular person having some difference than the other available data. तो हर बार हमको कोई डिसीजन बनाने के लिए विजिट करना पड़ता है। चाहे आप लिस्ट बना लिए, तो लिस्ट बनाने के बाद अगर उस लिस्ट में से हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, लोएस्ट वैल्यू निकालना है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है, या पूरे लिस्ट को एक सर्टेन ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी ये दीज आर व्हाट, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन यू परफॉर्म ओवर द लिस्ट। बट बिफोर implementation of this types of operation you have to initiate the list. लिस्ट बनाना का जरूरत पहले है। जब लिस्ट बनेगा यानी कि पहले टीम एलिमेंट तय होगा, तभी उसमें ओपनिंग कौन करेगा ये तय करना है। अभी टीम एलिमेंट तय नहीं किए और वहां सोचने लगेगा कि ओपनर कौन होगा, ठीक है ना, रनर कौन होगा, बॉलर कितना रखेंगे, तो ये बॉलर, ये सब जो डिसीजन है ये नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक अ टीम 11, यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टीम 11। So once you create a list, then after you can perform any operation on existing list, because we are performing operation on existing list. तो first of all आपको list create करना होगा। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो अब यहाँ देखिए, this constant added to the content of index register to form the effective address। अब ये क्लियर है आपको effective address क्या हो रहा है, यानी 1010 आपने बनाया A5 का, तो 1010 is the effective address of A5 on which the data is available and that data is compared for finalizing the decision। किसी डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए वो डेटा का कंपेयर होना जरूरी है, और उस डेटा का एड्रेस हमको कहाँ से मिल रहा है, तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ दैट डेटा इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस एड्रेस। तो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन हियर, एंड दैट इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। क्लियर है, जो आपका ऑपरेंड है, वेरिएबल है, जहां डेटा आप रखे हैं वो उसका एड्रेस है, एंड इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। क्यों? क्योंकि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट, तो ये डिक्रीमेंट होता जाएगा। आई माइनस माइनस करेंगे, आई 9 से शुरू करेंगे और 0 तक जाएंगे, हर बार आई माइनस माइनस करेंगे। अगर 0 से 9 यानी 1 से 9 तक जाएंगे तो हर बार आप आई प्लस प्लस करेंगे, यानी एक एक इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब इसमें एक और रजिस्टर है जो हम लोग इंडेक्स से पहले डिस्कस करना था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को आप बोल सकते हैं कि इट इज अ वेटिंग, इट इज द रजिस्टर इन विच योर प्रोसेस इज इन वेटिंग स्टेट। आपका वेट करता है, क्योंकि यहाँ पर तब तक रहता है जब तक कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है उस पर कोई डिसीजन नहीं बना लेता है। यानी इसीलिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, इट होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन अंटिल इट इज डिकोडेड, यानी कि अंटिल द इंस्ट्रक्शन गेट डिकोडिंग, यानी डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट, that instruction is kept by that instruction register. So instruction register is responsible for holding the instruction before finalization of decoding operation. तो decoding operation जब तक, decoding phase जब तक finalize नहीं होता है, तब तक ये instruction register आपको वो उस instruction को hold करके रखता है। मतलब फेच के बाद डेटा इंस्ट्रक्शन में जाता है। बिल्कुल। और यहाँ से आपका चूंकि फेच करने के बाद आपका जो है वो पीसीआर जनरेट होगा, पीसीआर जनरेट होने के बाद फिर आपका इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद डिकोडिंग होगा, डिकोडिंग के बाद फिर आपका वो एग्जीक्यूशन एरिया में मूव करेगा। नाउ लास्ट जो दो और रजिस्टर हम लोग को डिस्कस करना है, दैट इज मेमोरी बफर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो इट इज, ये दोनों आपका पैरेलली समझ लीजिए कि मेमोरी एड्रेस एज पर द नेम इज कंसर्न, इट इज ऑल्सो नोन एज एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी बफर इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा रजिस्टर। तो यू नीड, आपका जो सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का वर्क कर रहे हैं अगर आप, तो दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ए स्पेसिफिक एड्रेस एंड दैट एड्रेस इज केप्ट बाय दैट मेमोरी एड्रेस।
तो who will provide the memory address of the particular instruction to memory address? MAR को कौन प्रोवाइड करता होगा? एड्रेस कौन प्रोवाइड करता होगा? तो पीसीआर से इसको एड्रेस मिलता है और पीसीआर से एमएआर में एड्रेस मूवमेंट के लिए सिस्टम बसेस यूज होता है। तो हमारे पास जो है इनसाइड द सिस्टम देयर आर 3 सिस्टम बसेस। ये 3 सिस्टम बसेस है। कौन कौन है? तो एज पर द नेम इज कंसर्न, फर्स्ट वन यू कैन मेंशन एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। अब देखिए जैसा नाम है वैसा ही एड्रेस बस, बस कहिए, वायर कहिए, लाइंस कहिए, इट इज द कंटेनर ऑफ एड्रेस, यानी एड्रेस बस इज द कंटेनर ऑफ एड्रेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो व्हेनेवर द एड्रेस मूव फ्रॉम पीसीआर टू एमएआर, द एड्रेस बस इज यूज्ड to carry that address from PCR to MAR, and once that address reach to MAR, then after the operation is initiated. Now at the same time जब कोई आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो किसी एड्रेस पर आप अपेंड डेटा अपेंड करते हैं, डेटा ऐड करते हैं। जैसे हम लोग एक्यूमुलेटर रजिस्टर का इस्तेमाल किए, वैसे ही आपका जो मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जब तक कि आपका इंस्ट्रक्शन क्लोज यानी कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो टेम्पोरली होल्ड करता है। उसके बाद अगर आप उसको रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज उसको लॉस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेव नहीं करते हैं। जैसे कोई फाइल आपने किया, ओपन किया, उसमें कुछ वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट करने के बाद क्लोज कर दिया, यू डू नॉट वांट टू सेव दैट कंटेंट्स, तो क्या होगा? आपका जो टेम्पोररी फाइल में है वो डेटा आपका कॉपी आपके फाइल्स के साथ एडहेयर नहीं होगा, लोकेशन में रीलोकेट होगा जहां से ओपन किया था या पहली बार बनाए हैं, लेकिन वो अपडेटेड मोड में नहीं जाएगा। ठीक है ना, आपका अनसेव्ड मोड में वो सेव हो जाएगा। तो जो प्रीवियस स्टेट था वही स्टेट आपका बना रहेगा। तो दैट इज द पर्पस फुलफिल बाय दैट पर्टिकुलर MAR. So just see here, it holds the address of the instruction or data fetched from the memory, and the CPU transfers the address of the next instruction from PCR to MAR. तो PCR से MAR में आपका जो इंस्ट्रक्शन आता है, एड्रेस उसका आता है, और फिर फ्रॉम MAR इट इज सेंट टू द मेमोरी थ्रू द एड्रेस बस। ठीक है ना, एंड दैट इज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एड्रेस रजिस्टर। तो अब MAR से जब आपको फिर से उसको जाना होगा तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर। 2 तरह का आर्किटेक्चर है, वॉन न्यूमन मॉडल एंड हार्वर्ड मॉडल। तो वॉन न्यूमन मॉडल जो है उस पर ज्यादा काम हुआ। वॉन न्यूमन मॉडल में आपको जो है किसी भी कंप्यूटर का 4 कंपोनेंट बताया गया। ठीक है ना, CPU, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट, ये 4 ही कंपोनेंट है, CPU, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट। अब मेमोरी में देयर इज ए वर्किंग मेमोरी एंड नॉन वर्किंग मेमोरी, जो हम लोग डिस्कस किए थे। तो वर्किंग मेमोरी इज द रैम, नॉन वर्किंग मेमोरी इज योर सेकेंडरी मेमोरी। तो नॉन वर्किंग मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम। व्हाई? बिकॉज वंस द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द पर्टिकुलर सेकेंडरी मेमोरी, देन आफ्टर यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर। जैसे हम बोले ना, लिस्ट पहले बनाना पड़ेगा फिर लिस्ट पर ऑपरेशन होगा। तो प्रोग्राम पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहीं रीलोकेट रिसाइड करना होगा परमानेंटली, तब उस प्रोग्राम को बफर्ड करेंगे। यानी जब भी हम रिक्वेस्ट देंगे तो वो बफर्ड होगा। रीलोकेटेबल जो आपका होता है, रीलोकेशन करने में बफरिंग ही प्रोसेस है। यानी जब रीलोकेट आपका सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क से होगा तो बफरिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑफलाइन होगा। और यही चीज जब किसी डोमेन से, किसी सर्वर से आप बफरिंग करेंगे तो वो ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द पर्टिकुलर मेमोरी बफर रजिस्टर। ये आपका क्या है? दिस इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज, टेम्पोरली डेटा स्टोर करने के लिए। तो जैसे आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी यूज करते हैं, तो वहां पर अगर उसका एक कॉपी आप नहीं रखते हैं तो क्या होगा? आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। जैसे 4 + 5 किए 9, +3 किए 12, और उसके बाद आपने एक्सप्रेशन चेंज कर दिया, 3 + 4 कर दिया, तो 12 जो आपका था एक्यूमुलेटर में वो ओवरराइट होकर 7 हो जाएगा। तो आप उस 12 को अगर रखना चाहें तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा आपको। तो प्रोग्रामिंग में भी वैसा ही करते हैं। आपको अगर किसी एक ही लोकेशन का यूज करना है वेरियस एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो प्रीवियस डेटा, प्रीवियस रिजल्ट को कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि आपका न्यू एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट प्रोडक्ट जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको प्रीवियस रिजल्ट को ओवरराइट नहीं करे। तो आई थिंक दैट ऑल द रजिस्टर्स आर क्लियर टू यू। ठीक है ना,
स्पेशल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है ना। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी जस्ट डिस्कस द माइक्रो प्रोसेसर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कितने तरह का माइक्रो प्रोसेसर होता है, कौन कौन सा पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं। तो आई जस्ट शेयर सम पीडीएफ रिलेटेड टू दैट सेक्शन and you just go through that PDF before showing your presence in the next class, ठीक है ना। अगले क्लास के पहले उसको एक बार देख कर आइएगा। that contains certain terminology related to the microprocessor like chip क्या होता है, bit byte क्या होता है, आपका मेजरिंग यूनिट बिट बाइट, केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब कैलकुलेशन किस बेसिस पर होता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट से बिट बना है, बिट का बाइट, निबल, ये वेरियस जो वर्ड लेंथ के बेसिस पर हम लोग यूज करते हैं। दूसरा कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस पर्पस के लिए होता है। तो पहला चीज माइक्रो प्रोसेसर जो है वो साइज और स्पेसिफिकेशन, जैसे आप कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर का क्लासिफिकेशन 3 तरह से करते हैं। वो 3 तरीका से क्या है, 3 तरीका जो है, पहला है आपका, सबसे पहला है आपका साइज। अभी भी आप जो मार्केट में जाते होंगे तो इसी को ज्यादा आप जो है प्रिविलेज देते होंगे, साइज और स्पेसिफिकेशन। साइज और स्पेसिफिकेशन दैट मींस 4 बिट कंप्यूटर, 8 बिट कंप्यूटर, 16 बिट कंप्यूटर जब बोलते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड लेंथ अगर आप कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं तो दैट इज द साइज और स्पेसिफिकेशन। तो जैसे अगर आपको कोई कंप्यूटर लेना है तो 4 बिट कंप्यूटर लेना है, जैसे जस्ट लाइक 12 डिजिट कैलकुलेटर, 24 डिजिट कैलकुलेटर, तो 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ठीक है ना, 64 बिट, हम लोग तो 64 ही बिट लेते हैं। हाँ ठीक है, 128 बिट भी आ गया है। तो ये 64 बिट, 128 बिट आप i3, i4, i4 नहीं, i3, i5, i7, i9 जो आप बोलते हैं, तो वो माइक्रो प्रोसेसर का मॉडल नेम है। अब उसमें भी हर प्रोसेसर का नंबर ऑफ जनरेशन है, नंबर ऑफ जनरेशन उसका चेंज हुआ है, नहीं कि उसमें रिनोवेशन, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। तो अगर आप कंप्यूटर को बोलते हैं हमको 64 बिट कंप्यूटर लेना है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो आप 64 बिट में आप बोल रहे हैं कि हमको बिट में कंप्यूटर लेना है, तो कंप्यूटर दैट इज द ऑल्सो कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना, जनरल पर्पस प्रोसेसर, स्पेशल पर्पस प्रोसेसर। जैसे जनरल पर्पस प्रोसेसर आपका हुआ जो आप सिस्क बेस्ड मशीन यूज करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप। स्पेशल पर्पस क्या हुआ, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज हुआ, तो वहां पर स्पेशल पर्पस प्रोसेसर यूज होता है। एंड थर्ड कैटेगरी इज द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बेसिस पर लाइक सिस्क, रिस्क जो पढ़ना है हम लोग को, VLIW और सुपर स्केलर प्रोसेसर। नाउ EPIC इज ऑल्सो देयर, क्योंकि सिस्क के साथ रिस्क भी अब यूज होने लगा है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो दीज आर द वेरियस। तो ये आपका 3 कैटेगरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस, इसका हम शेयर कर देंगे कंटेंट्स, ठीक है ना, आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। वो लिखे हैं अटेंडेंस, इसमें लिख दिए 13, 27, 30, 13, 27, 30।